नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं अनुराग प्रताप सिंह एक बार फिर हाजिर हूं आपके अपने YouTube चैनल विमलेंद्रा क्लासेस। जैसा कि हमने 7वें लेक्चर में आपको बताया, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, 5 जगत का वर्गीकरण किसने दिया था? R.H. विटेकर जी ने दिया था। पहला क्या था? मुनेरा, दूसरा प्रोटिस्टा, तीसरा फंगी और चौथा था प्लांटी किंगडम। आज हम बात करेंगे एनिमल किंगडम की। एनिमल किंगडम की, इसे हिंदी में जंतु जगत कहते हैं। इसे हिंदी में जंतु जगत कहते हैं। अब देखेंगे इनमें R.H. विटेकर जी ने कौन कौन से प्राणियों को रखा, उनके क्या प्रमुख लक्षण थे या कैसे प्राणियों को इसमें रखा। ऐसे ऑर्गेनिक जो एनिमल किंगडम में पाए जाते हैं, यानी कि जंतु जगत में पाए जाते हैं, वो सभी सर्वव्यापी होते हैं। कैसे होते हैं? सर्वव्यापी होते हैं, यानी कि हर जगह आपको उपस्थित मिलेंगे। ठीक है बच्चों, क्या होते हैं? सर्वव्यापी होते हैं, वो हर जगह आपको उपस्थित मिलेंगे। आप एशियन, आप जाइए सी में जाइए या कहीं जाइए, आपको जंतु यानी कि ऑर्गेनिज्म मिलेंगे। ठीक है, और कैसे होते हैं? ये सभी यूकैरियोटिक होते हैं। यूकैरियोटिक यानी कि इसमें न्यूक्लियस मेम्ब्रेन वेल डेवलप्ड होगा। ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनमें न्यूक्लियस मेम्ब्रेन वेल डेवलप्ड होता है, वो सभी किसमें आएंगे? एनिमल किंगडम में आएंगे। और इनका और प्रमुख लक्षण देखते हैं। मल्टी सेलुलर होंगे, यानी कि बहुकोशिकीय। कैसे होंगे? बहुकोशिकीय होंगे। ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर ढेर सारी कोशिकाएं पाई जाती हैं, एक या एक और दो से अधिक कोशिकाएं पाए जाएं, वो सभी बहुकोशिकीय प्राणी होते हैं। कैसे? जो एनिमल किंगडम में आएंगे वो सभी कैसे होंगे? मल्टी सेलुलर होंगे। ठीक है बच्चों, और आगे देखते हैं, क्या इनमें कोशिका वृत्ति उपस्थित होती है? तो आप जवाब देंगे नहीं। सेल वॉल अब्सेंट होता है। हिंदी में क्या लिखेंगे? कोशिका भित्ति का अभाव, कोशिका भित्ति का अभाव होता है। ठीक है बच्चों, अब देखते हैं इनमें न्यूट्रिशन यानी कि पोषण किस प्रकार होता है। न्यूट्रिशन यानी कि पोषण किस प्रकार होता है? इनमें पोषण हेट्रोट्रॉपिक होते हैं। कैसे होते हैं ऑर्गेनिज्म? हेट्रोट्रॉपिक, हेट्रोट्रॉप्स होते हैं, यानी कि परपोषी होते हैं। कैसे होते हैं? परपोषी होते हैं। ये दूसरों पर निर्भर होते हैं, ये अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं, उन सभी को किसमें रखा? एनिमल किंगडम यानी कि जंतु जगत में रखा गया है। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे 3 किंगडम क्लासिफिकेशन की, 3 जगत का वर्गीकरण। क्या बात करेंगे? 3 किंगडम क्लासिफिकेशन। थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन, 3 जगत का वर्गीकरण। ठीक है, हिंदी में क्या बोलेंगे? 3 जगत का वर्गीकरण।
ठीक है बच्चों, क्या बोलेंगे इस हिंदी में, तीन जगत का वर्गीकरण। इसे किसने दिया था? अर्नेस्ट हेकल जी ने। किसने दिया था? अर्नेस्ट हेकल जी ने दिया था। ठीक है बच्चों, तीन जगत का वर्गीकरण अर्नेस्ट हेकल जी ने दिया था। इन्होंने तीन भागों में इसे डिवाइड किया। कौन कौन से भागों में? पहला इन्होंने रखा एनिमल किंगडम। एनिमल किंगडम हिंदी में क्या बोलेंगे इसे? जंतु जगत। ठीक है, और दूसरा इन्होंने रखा प्लांट किंगडम। इसे हिंदी में क्या बोलेंगे? पादप जगत। ठीक है, और प्रोटिस्टा, प्रोटिस्टा किंगडम। प्रोटिस्टा किंगडम क्या हुआ? तीन वर्गों का वर्गीकरण, तीन जगत का वर्गीकरण किसने दिया? अर्नेस्ट हेकल जी ने दिया। उन्होंने कौन कौन से पार्ट में इसको बांटा, कौन कौन सा वर्ग बनाया, वर्गीकरण किया, किसमें किसमें किया? एनिमल किंगडम, प्लांट किंगडम एंड प्रोटिस्टा किंगडम। ठीक है, अब बात करते हैं हम एनिमल किंगडम की। एनिमल किंगडम में इन्होंने किन किन ऑर्गेनिज्म को, किन किन जंतुओं को, किन किन ऑर्गेनिज्म को रखा। ठीक है, अगली हेडिंग डालेंगे क्या? क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल किंगडम, जंतु जगत का वर्गीकरण। क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल किंगडम। ठीक है बच्चों, क्या किया? क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल किंगडम, जंतु जगत का वर्गीकरण। किस बेस पे किया? दो बेसों पे। इन्होंने दो भागों में इसे डिवाइड किया। पहला क्या था? कॉर्डेटा, जिसे हिंदी में कशेरुकिए, कशेरुकिए कहते हैं, और नॉन कॉर्डेटा। दूसरा क्या था? नॉन कॉर्डेटा, अकशेरुकीय। कशेरुकीय और अकशेरुकीय। ठीक है बच्चों, किसने दिया था? अर्नेस्ट हेकल जी ने दिया था। तीन वर्गों का वर्गीकरण। उन्होंने कौन कौन सा वर्ग बनाया? एनिमल किंगडम, प्लांट किंगडम और प्रोटिस्टा किंगडम। तो हम बात करेंगे एनिमल किंगडम की। तो एनिमल किंगडम में कशेरुकीय, यहां प्राणी लिख लीजिए, अकशेरुकीय प्राणी लिख लीजिए। ठीक है बच्चों, अब क्या होगा? इन्होंने एक एनिमल किंगडम को क्लासिफिकेशन किया दो भागों में, कशेरुकीय प्राणी, अकशेरुकीय प्राणी। इंग्लिश में कॉर्डेटा और नॉन कॉर्डेटा कहते हैं। अब क्या होता है अकशेरुकीय प्राणी, क्या होता है कशेरुकीय प्राणी? अब इसकी बात करेंगे। ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनमें बैकबोन यानी कि रीढ़ की हड्डी पाई जाती है, वो सभी किसमें आएंगे? कशेरुकीय प्राणी में आएंगे। और ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनमें रीढ़ की हड्डी नहीं पाई जाती है, वो सभी किसमें आएंगे? नॉन कॉर्डेटा में आएंगे, यानी कि अकशेरुकीय में आएंगे। तो पहला क्या हुआ? पहला इनका क्या कैरेक्टर हुआ? बैकबोन। ऐसे प्राणी जिनमें बैकबोन पाया जाता है वो किसमें आएंगे? कॉर्डेटा में। और इसमें क्या आएंगे? नोटोकॉर्ड। इसमें क्या पाएगा? नोटोकॉर्ड पाया जाता है। ठीक है बच्चों, अब क्या होता है ये आप देख लीजिए। आपको एक उदाहरण बताएंगे, उससे आपको आसानी से समझ में आएगा। क्या होगा? स्नैक को हम किस में रखेंगे? कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके बताइएगा जो आपको आंसर पहले से पता है। तो
कॉर्डेटा या नॉन कॉर्डेटा में। स्नेक को किस में रखेंगे? ठीक है, स्नेक को हम कॉर्डेटा में रखेंगे। किस में रखेंगे? स्नेक को कॉर्डेटा में रखेंगे। क्यों रखेंगे? क्योंकि इनके अंदर रीढ़ की हड्डियां पाई जाती हैं। ठीक है, अब बात करते हैं नॉन कॉर्डेटा की। नॉन कॉर्डेटा में कौन सा प्राणी आएगा? तो आपको क्या बताना है? अर्थवर्म यानी कि केचुआ। क्या होगा? अर्थवर्म। अर्थवर्म किस में आएगा? नॉन कॉर्डेटा में आएगा। ठीक है बच्चों, अब बात करेंगे इससे और आगे इसमें क्या क्या उपस्थित होता है। इसमें क्या प्रेजेंट होगा? प्रेजेंस ऑफ होलो डर्सल कॉर्ड। हिंदी में क्या आगे? इसमें खोखली पृष्ठिका तंत्रिका दंड पाया जाता है। ठीक है, इसमें क्या होता है? खोखली पृष्ठिका दंड पाया जाता है। इसमें क्या होगा? वेंट्रल। इसमें उदार पृष्ठ पाया जाता है, वेंट्रल पाया जाता है। ठीक है, और आगे देखते हैं इनमें क्या क्या और क्या पाया जाता है कॉर्डेटा में और नॉन कॉर्डेटा में, और क्या डिफरेंस होता है। कॉर्डेटा में क्या प्रेजेंट होता है? पेरिनल गिल्स प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं? पेरिनल गिल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, यानी कि गलफड़े इसमें प्रेजेंट होते हैं और नॉन कॉर्डेटा में नहीं होते हैं। अब आप पूछेंगे हम यानी कि मनुष्य किस में आएगा? कॉर्डेटा में आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि इनके बैकबोन, इनमें बैकबोन प्रेजेंट होता है। तो आप पूछेंगे इनमें गिल्स कहाँ पाए जाते हैं? फेफड़े का इनमें गिल्स कहाँ पाए जाते हैं, यानी कि गलफड़े कहाँ पाए जाते हैं। ठीक है, जब आप अपने मम्मी के पेट में होते हैं तब आप कहाँ सांस लेते हैं? गलफड़ों से सांस लेते हैं। उसमें उपस्थित जो एक्वेटिक पदार्थ होगा उससे आप ऑक्सीजन प्राप्त करते हैं। तो आप पहले आपके अंदर गिल्स था। बच्चा पैदा होने के बाद क्यों रोता है? क्योंकि वह पहली बार अपने फेफड़े से सांस लेता है। किस लेता है? अपने फेफड़े से सांस लेता है, इसलिए वह काफी तेज चीखता है या रोता है। ठीक है, और नॉन कॉर्डेटा जो होगा उनमें गिल्स प्रेजेंट नहीं होंगे। ठीक है, अब क्या होगा? इसमें प्रेजेंस ऑफ पोस्ट एंड टेल। ठीक है, इनमें पूंछ पाई जाती है। इनमें जो कॉर्डेटा होंगे उनमें पूंछ पाई जाती है। अब आप पूछेंगे हमारे अंदर पूंछ क्यों नहीं पाई जाती है? पाई जाती थी, कभी हमारे अंदर पूंछ थी, लेकिन आज वो डेवलप नहीं है। ठीक है, और इनमें नॉन कॉर्डेटा में पूंछ नहीं पाई जाती है। ठीक है, इनमें क्या होता है? वेंट्रियल हर्ड पाए जाते हैं। वेंट्रल हर्ड पाए जाते हैं और इनमें डर्सल साइड में पाए जाते हैं। ठीक है, इनमें क्या पाएगा? वेंट्रल साइड में हर्ड पाया जाएगा, यानी कि पीछे की ओर में हर्ड पाया जाएगा। नहीं, इनमें क्या होगा? कॉर्डेटा में जो हृदय होगा वो सामने की तरफ यानी कि फ्रंट साइड में उपस्थित होगा, और नॉन कॉर्डेटा में डर्सल साइड यानी कि पीछे की तरफ उपस्थित होगा। ठीक है, अब इतना हम जान लिए हैं कि नॉन कॉर्डेटा और कॉर्डेटा में क्या अंतर है। अब हम बात करेंगे किसकी? कॉर्डेटा की, यानी कि कशेरुकीय प्राणी क्या होते हैं। ठीक है बच्चों, अब बात करते हैं कॉर्डेटा की। हिंदी में क्या कहेंगे? कशेरुकीय प्राणी। हिंदी में कशेरुकीय प्राणी कहते हैं। अब क्या होगा?
कॉर्डेटा की उत्पन्न कहां से हुई, कॉर्डेटा का इनिशियल पॉइंट क्या है, तो क्या है जल यानी कि पानी, उनमें उसमें क्या रहता है फिश यानी कि मछली। इसके इनिशियल पॉइंट से हम चलेंगे। पहला इसका इनिशियल पॉइंट क्या होगा, ऐसे ऑर्गेनिज्म आएंगे जिनके अंदर क्या रीढ़ की हड्डी उपस्थित हो। तो पहला क्या होगा फिश यानी कि मछली। अब बात करते हैं जब मछली, आपने बचपन में एक कविता पढ़ी होगी, मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, और लास्ट में क्या पढ़ते थे, बाहर निकालो मर जाएगी। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, जब बाहर निकालो तो इसका विकास हुआ, साइंस के क्षेत्र में इसका विकास हुआ यानी कि एवोल्यूशन हुआ। तो ये क्या बने, पहले क्या थे मछली थे, अब मछली से क्या बने उभयचर यानी कि एम्फीबियंस। एम्फीबियंस क्या बने, मछली से एम्फीबियंस यानी कि ऐसे प्राणी जो हमेशा पानी में रहते थे, यानी कि फिश मछलियां हमेशा पानी में रहती थी। ऐसे कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म आए, जलीय ऑर्गेनिज्म आए जो पानी में भी सर्वाइव करते थे और कहां सर्वाइव करते थे, बाहर भी सर्वाइव करते थे, उसे हम उभयचर कहते हैं। ठीक है, क्या कहेंगे हिंदी में, उभयचर कहते हैं। ठीक है, अब इनमें भी और एवोल्यूशन हुआ और विकास हुआ, तो कैसे एक परिवर्तन हो गया इनमें, रेप्टाइल्स में। रेप्टाइल्स में इनका विकास हुआ, कैसे हुआ, रेप्टाइल्स में विकास हुआ, सरसेप कहते हैं इन्हें हिंदी में। अब इसके बाद इनका विकास एविल्स में हुआ यानी कि बर्ड्स में हुआ, यानी कि चिड़ियों में हुआ, यानी कि पक्षी समूह, हिंदी में क्या कहेंगे, पक्षी समूह कहेंगे। ठीक है, किसमें हुआ, बर्ड्स में हुआ। इसके बाद इनका और ऊपर विकास होता है, कहां से शुरू हुआ, फिश से क्या बने, एम्फीबियंस बने, इसके बाद रेप्टाइल्स बने, फिर बर्ड्स बने, अब क्या बनेंगे, मैमल्स, मैमल्स बने, यानी कि इन्हें मैमल्स बने। मैमल्स को क्या कहेंगे, स्तनधारी। इसे हिंदी में स्तनधारी कहते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कि हाँ बच्चों, जैसे कि हमने देखा कि एवोल्यूशन हुआ, विकास हुआ, मछली से एम्फीबियंस यानी कि उभयचर बने, और उभयचर से रेप्टाइल्स में गए, फिर पक्षी समूह में गए, इसके बाद स्तनधारी में गए। अब हम कुछ एग्जाम्पल जान लेते हैं इनके कि कौन कौन से एग्जाम्पल होंगे। ठीक है, अब इनमें एग्जाम्पल देखेंगे, उदाहरण देखेंगे, क्या उदाहरण होगा। ठीक है, फिश में ऑल फिश आ जाएंगी, सभी प्रकार की मछलियां आएंगी जो पानी में रहती हैं, सभी प्रकार की मछलियां आ जाएंगी। ठीक है, इसके बाद एम्फीबियंस में फ्रॉग आ गया, फ्रॉग आ गया यानी कि मेढक आएगा, एम्फीबियंस में उभयचर में आएगा। ठीक है, अब बात करते हैं रेप्टाइल्स, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो रेंग के चलते हैं, जैसे क्या हुआ, स्नेक हुआ। ठीक है, क्या हुआ, स्नेक हुआ, स्नेक आ गया, लिजार्ड आ गया, ये सभी किस में आएंगे, रेप्टाइल्स में आएंगे। और फिश, जो सभी फिश में कौन कौन से ऑर्गेनिज्म आएंगे, जो पानी में उपस्थित रहते हैं, सभी प्रकार की मछलियां किस में आएंगी, फिश में आएंगी। और एम्फीबियंस यानी कि उभयचर में कौन से आएंगे, जो पानी में भी सर्वाइव कर सकते हैं और बाहर भी सर्वाइव कर सकते हैं, यानी कि फ्रॉग मेढक आएगा। और रेप्टाइल्स में क्या आएगा, रेप्टाइल्स में वो आएंगे जो ऑर्गेनिज्म रेंग के चलते हैं, वो सभी किसमें आएंगे, रेप्टाइल्स में आएंगे, यानी कि स्नेक हो गया, सांप हो गया, लिजार्ड यानी कि छिपकली हो गया, ये सभी किसमें आएंगे, रेप्टाइल्स में आएंगे। बर्ड्स में क्या आएंगे, वो जो सब उड़ सकते हैं या नहीं भी उड़ सकते हैं, यानी कि ऑल बर्ड्स आएंगे। ऐसे पक्षी जो उड़ सकते हैं या नहीं उड़ सकते हैं, सभी प्रकार की पक्षियां किसमें आएंगी, बर्ड्स में आएंगी, एविल्स में आएंगी। यानी कि जैसे पेंगुइन हुआ, वो उड़ नहीं सकता, ऑस्ट्रिच हुआ, उड़ नहीं सकता, लेकिन वो भी किसमें आएगा, एविल्स में आएंगे। ठीक है, तो सभी प्रकार की पक्षियां किसमें आएंगी, इसमें आएंगी, एविल्स में आएंगी। ठीक है, अब बात करते हैं मैमल्स की, स्तनधारी की बात करते हैं। जैसे व्हेल मछली है, व्हेल मछली को आप किस में रखेंगे, वो तो पानी में भी रहती है। ठीक है, किस में रखेंगे आप व्हेल को, व्हेल किसका एग्जांपल है, मैमल्स का,
व्हेल किसका एग्जाम्पल है? मैमल्स का एग्जाम्पल है। ठीक है, और एग्जाम्पल क्या होगा? सील होगा, इसका एग्जाम्पल किसमें आएगा? मैमल्स में आएगा। जैसे अब बात करते हैं हम शार्क की। ठीक है, शार्क की बात करेंगे। शार्क किसमें आएगा? शार्क आएगा फिश में, यानी कि शार्क किसमें आएगा? फिश में आएगा। ठीक है, अब बात करेंगे डॉग फिश। शार्क को ही डॉग फिश कहते हैं। क्या कहते हैं? डॉग फिश। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है परीक्षा की दृष्टि से। डॉग फिश पूछा जाता है, डॉग फिश किसमें पाया जाता है? ठीक है, डॉग फिश किसमें रखेंगे आप? डॉग फिश को डॉग फिश क्यों कहा जाता है? इसे डॉग फिश क्यों कहा जाता है? जैसा कि आप जानते हैं, कुत्ते की सूंघने की क्षमता जो है काफी अधिक होती है और अदर ऑर्गेनिज्म के अनुसार, ठीक है, अपेक्षा में। तो ऐसे ही मछलियों में शार्क मछली जो होती है उसकी सूंघने की क्षमता काफी अधिक होती है अदर देन फिश। ठीक है, दूसरे मछलियों के अपेक्षा शार्क में सूंघने की क्षमता बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, अब बात करेंगे हम बर्ड्स में। पेंगुइन को किस में रखेंगे? ठीक है, पेंगुइन को बर्ड्स में ही रखेंगे। ठीक है, तो इतना क्लियर हुआ। अब हम बात कर लेते हैं इनमें रिस्पायरेशन कैसे होता है, यानी कि श्वसन की प्रक्रिया इनमें कैसे होगा। ठीक है, ये तो कुछ एग्जांपल्स थे। अब श्वसन की प्रक्रिया हम देखेंगे इनमें किस प्रकार होता है, यानी कि रिस्पायरेशन ऑर्गन कौन सा होगा या किस प्रकार ये अपने आप को सर्वाइव करेंगे। ठीक है, रिस्पायरेशन ऑर्गन देखेंगे, रिस्पिरेटरी ऑर्गन देखेंगे। में रिस्पायरेशन कैसे होता है, तो हम पहले बात करेंगे फिश की। फिश में श्वसन अंग क्या होता है, किसके द्वारा ये सांस लेते हैं? ठीक है, मछलियां किसके द्वारा सांस लेती हैं? तो आप क्या जवाब देंगे? गिल्स के द्वारा। किससे लेंगे? गिल्स के द्वारा लेंगी, यानी कि गलफड़े के द्वारा ये सांस लेती हैं। गलफड़ा कहाँ उपस्थित होता है? मछली के हेड पे उपस्थित होता है, बगल बगल में होता है। ठीक है, तो किससे होगा? मछलियां किससे सांस लेंगी? गिल से सांस लेंगी। अब बात आता है एम्फीबियंस, यानी कि उभयचर जो होंगे वो उनका श्वसन अंग क्या है? ठीक है, उभयचर जो होंगे उनका श्वसन अंग क्या है? तो क्या है उनका श्वसन अंग? गिल्स हैं, यानी कि ये फेफड़े से सांस लेते हैं। और किसे लेते हैं? स्किन, त्वचा से भी सांस लेते हैं और लंग्स से भी सांस लेते हैं। यानी कि ये तीनों प्रकार की प्रक्रिया कर सकते हैं। तीन श्वसन अंग होते हैं इनमें। ये गिल से भी सांस लेते हैं और स्किन से, त्वचा से भी सांस लेते हैं और लंग्स यानी कि फेफड़े से भी सांस लेते हैं। अब हम बात करेंगे रेपिटाइल्स, यानी कि जो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो रेंग के चलते हैं वो किससे सांस लेंगे? ठीक है, वो सभी मोस्टली जो ऑर्गेनिज्म होंगे वो सभी लंग्स से सांस लेंगे। किससे लेंगे? फेफड़े से लेंगे। और कुछ ऐसे होंगे जो गिल्स से लेंगे। ठीक है, ये सभी किससे लेंगे? कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होंगे जो मोस्टली ऑर्गेनिज्म लंग्स से सांस लेंगे। ठीक है, और कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होंगे जो फेफड़े से, गलफड़े से सांस लेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं बर्ड्स की। तो बर्ड्स किससे सांस लेगा? लंग्स से लेगा, यानी कि फेफड़े से लेगा। और मैमल्स किससे लेगा? ये भी लंग्स से ही लेगा। ठीक है, तो ये क्लियर हुआ। क्या क्लियर हुआ? कॉर्डेटा की हम बात करेंगे, कशेरुकीय प्राणी की बात करेंगे। तो ऐसे प्राणी होते हैं जिनमें क्या प्रेजेंट होता है? रीढ़ की हड्डी प्रेजेंट होती है, इनमें पूंछ पाई जाती है। और क्या एग्जांपल हमने बताया? इसमें होलो कार्ड पाया जाता है, होलो डोर्सल कार्ड पाया जाता है, यानी खोखली तंत्रिका दंड पाई जाती है, यानी कि जो हड्डियां होती हैं वो खोखली होती हैं। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को हमने किसमें रखा? कॉर्डेटा में रखा, यानी कि कशेरुकीय प्राणी में रखा। कौन कौन से हैं कशेरुकीय प्राणी? फिश यानी कि मछली, ऐसे मछली जो सभी जो जल में रहते हैं वो सभी कैसे आएंगे? सभी मछलियां किसमें आएंगी? फिश में आएंगी। एम्फीबियंस होते हैं, कैसे होते हैं? फ्रॉग यानी कि उभयचर होते हैं। और किसमें देखा? रेपिटाइल्स को देखा, लिजार्ड को देखा। सांप देखे होंगे, उसकी टेल होती है, पूंछ होती है, लिजार्ड में भी पूंछ होती है। इसके बाद बर्ड्स होते हैं, बर्ड्स को भी देखा। आज सभी प्रकार के 25 में उपस्थित होंगे एबल्स में, या तो उड़ते हो या नहीं उड़ते हो उससे मायने नहीं रखता है। सभी प्रकार की पक्षियां एबल्स में उपस्थित होंगी। और क्या होगा? सी में, यानी कि मैमल्स जो होंगे, स्तनधारी जो जंतु होंगे वो कौन कौन से होंगे? व्हेल होगा, सील होगा, डॉल्फिन होगा। ये सभी किसमें आएंगे? स्तनधारी
प्राणी में आएंगे। ठीक है, स्तनधारी प्राणी में आएंगे। अब हम बात करते हैं इनके श्वसन अंग की। श्वसन अंग यानी कि इनमें श्वसन की प्रक्रिया कैसे होती है, तो किस अंग के द्वारा कौन सा अंग इनमें सहायक होता है। तो फिश में गिल्स होंगे यानी कि गलफड़े होंगे, और एम्फीबियंस में गिल्स होगा, स्किन होगा, लंग्स होगा, गलफड़े, फेफड़े और त्वचा, ये तीनों से अपना सांस ले सकते हैं। अपने श्वसन प्रक्रिया को उसमें सहायक होता है तीनों अंग। और इसके बाद बात करेंगे रेप्टाइल्स में, तो मोस्टली लंग्स होगा यानी कि फेफड़ा जो होगा, अधिकतर ऐसे ऑर्गेनिज्म पाए जाएंगे जो कि फेफड़े से सांस लेते हैं, और कुछ ऐसे पाए जाएंगे जो गलफड़े से सांस लेते हैं। इसके बाद एबल्स का बात करेंगे। एबल्स में जितने भी प्राणी पाए जाते हैं, जितने भी ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं, वो सभी किससे सांस लेंगे, लंग्स से लेंगे। मैमल्स में जितने प्राणी पाए जाते हैं वो सभी किससे लेंगे, लंग्स से लेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर है। अब हम बात करेंगे इनमें कुछ और प्रमुख लक्षणों की। ठीक है, और प्रमुख लक्षणों की, इनमें हार्ट चैम्बर क्या होता है, कितने हेड चैम्बर प्रेजेंट होते हैं, इसकी हम बात करेंगे। ठीक है बच्चों, तो हम बात करते हैं इनमें जो हार्ट चैम्बर होता है कितने संख्या में उपस्थित होगा। ठीक है, हार्ट का जो चैम्बर होता है कितने संख्या में उपस्थित होगा। तो हम बात करेंगे फिश की। फिश में जो हार्ट होगा, हृदय होगा, वो कितने चैम्बर में होगा। तो हृदय में 2 चैम्बर होते हैं, चैम्बर्ड होते हैं, 2 चैम्बर्ड हार्ट प्रेजेंट होगा। किसमें प्रेजेंट होगा, हाँ, तो हम बात करेंगे फिश की, तो इनमें 2 चैम्बर प्रेजेंट होंगे। किसमें, हार्ट में, हृदय में 2 चैम्बर प्रेजेंट होंगे। इसके बाद हम बात करेंगे एम्फीबियंस यानी कि उभयचर जो होंगे, उनमें हार्ट में कितने चैम्बर होते हैं, तो 3 चैम्बर, 3 चैम्बर हार्ट प्रेजेंट होंगे, यानी कि 3 चैम्बर पाए जाएंगे हृदय में। कौन से प्राणी में, जो एम्फीबियंस होंगे। और रेप्टाइल्स में भी 3 चैम्बर पाए जाएंगे, 3 चैम्बर हार्ट पाए जाएंगे रेप्टाइल्स में भी, और 4 चैम्बर हार्ट भी प्रेजेंट होता है क्रोकोडाइल फैमिली जो होगा, क्रोकोडाइल फैमिली जो होगा उसमें क्या पाया जाएगा, 4 चैम्बर हार्ट पाए जाएंगे। ठीक है, अब बात करते हैं हम ऑल बर्ड्स यानी कि बर्ड्स में, एबल्स में जो प्राणी पाए जाएंगे उनमें कितने चैम्बर होते हैं, तो 4 चैम्बर होगा। क्या होगा, 4 चैम्बर। विकास होता जा रहा है, क्या होगा, एवोल्यूशन होता ही जा रहा है। जैसे फिश में हमने देखा 2 चैम्बर पाए जाते थे, एम्फीबियंस में देखा 3 चैम्बर पाए जाते हैं, रेप्टाइल्स में देखा 3 चैम्बर पाए जाते हैं, क्रोकोडाइल को छोड़ के, क्रोकोडाइल फैमिली को छोड़ के। क्रोकोडाइल फैमिली में क्या पाया जाता है, 4 चैम्बर पाए जाते हैं। इसके बाद क्या देखा हमने, बर्ड्स यानी कि एबल्स को देखा, इनमें भी 4 चैम्बर पाए जाते हैं, 4 चैम्बर हार्ट पाए जाएंगे। इसके बाद हम देखेंगे मैमल्स में भी 4 चैम्बर हार्ट पाए जाएंगे, 4 चैम्बर हार्ट पाए जाएंगे। तो ये रहा कॉर्डेटा। कॉर्डेटा हमने देखा, क्या देखा, इनकी इनिशियल पॉइंट क्या होती है, फिश, इसके बाद एम्फीबियंस बने, रेप्टाइल्स बने, एबल्स बने, मैमल्स बने। इनके बारे में हमने कुछ इंट्रोडक्शन दिया, कुछ बताया। क्या बताया, इनके एग्जाम्पल क्या होते हैं, कौन से प्राणी किसमें आएंगे, एम्फीबियंस में कौन से प्राणी आएंगे, और फिश में कौन से प्राणी आएंगे, रेप्टाइल्स में क्या आएगा, एबल्स में, मैमल्स में क्या क्या आएगा, उदाहरण देख लिए। इसके बाद देखें इनमें श्वसन अंग, कौन सा अंग सहायक होता है श्वसन करने के लिए, वो भी देखा। और क्या देखे हम लोग, हृदय में कितने चैम्बर होते हैं, कितनी संख्या में चैम्बर होंगे। तो एवोल्यूशन हुआ, 2 चैम्बर पाए गए, फिश में पाए जाते हैं, एम्फीबियंस में 3 चैम्बर पाया जाता है हार्ट में, और रेप्टाइल्स में 3 चैम्बर हार्ट पाया जाएगा क्रोकोडाइल फैमिली को छोड़ के। इसके बाद एबल्स में 4 चैम्बर हार्ट पाया जाएगा, और मैमल्स में भी 4 चैम्बर हार्ट पाया जाएगा। तो आज का समय हो चुका है, आज के लिए बस इतना ही। अगर जो आपको वीडियो समझ में आए तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और फॉरवर्ड कीजिए उन बच्चों के पास जो आरआरबी एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, धन्यवाद।